बताता हूँ। अब्दुल कदीर खान जब नेदरलैंड में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे तो डच अथॉरिटीज़ को शक हो गया। जाहिर है एक हसास मामला था, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात थी, इसलिए अमेरिका को भी इन्फॉर्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने डच हुक्काम को रोक दिया कि वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कुछ ना कहें। कैसी अजीब बात है ना। ये वही अमेरिका है जिसने आगे चलकर उन्हें विलन करार दिया। इसके पीछे अमेरिका की क्या मसलहत थी, इसमें सिर्फ कयास आराइयां ही की जा सकती हैं। खैर, अब आते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के भुट्टो के नाम खत की जानिब। भुट्टो ने खुशी खुशी ऑफर कबूल कर ली। कुछ ही अरसे बाद ए.क्यू. खान कीमती डॉक्यूमेंट्स लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। वो डॉक्यूमेंट्स क्या थे? ए.क्यू. खान ने 2 चीजें हासिल की थी, एक सेंट्रीफ्यूज डिजाइन और शॉपिंग लिस्ट। जी हाँ, एटम बम बनाने के लिए जरूरी सामान और इनके मुमकिना सेलर्स की फहरिस्त। और ये 2 चीजें लेकर ए.क्यू. खान पाकिस्तान आए। अब इनका मिशन था कि डिजाइन्स की मदद से पाकिस्तान खुद अपने सेंट्रीफ्यूजेस बनाए और जो कंपोनेंट्स पाकिस्तान में नहीं है वो दूसरे मुल्कों से लिए जाएं। लेकिन आप तो जानते हैं पाकिस्तान में काम करना इतना आसान नहीं है। अब्दुल कदीर खान के दीगर साइंटिस्ट से डिफरेंसेस पैदा हो गए जो पहले से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। अब इनमें कौन गलत था कौन सही ये तो वही जाने। मगर इसके बाद हुकूमत ने ए.क्यू. खान को कहोटा में अलग सेंटर बनाकर दे दिया। शुरू में 6 महीने तक मैं एडवाइज़र था टाउन कमीशन का, मैंने वहाँ काम किया, लेकिन काम बिल्कुल हो ही नहीं सकता था। वो इस कदर ब्यूरोक्रेसी थी, रूल्स रेगुलेशन, और फिर नाअहल लोग भी थे। तो मैंने फिर भुट्टो साहब से कहा कि या तो आप मुझे ये काम मलेते करने दें या मैं वापस चले जाता हूँ। तो भुट्टो साहब ने फौरी विदिन 2 डेज़ इस ग्रेजुएट को लहते कर दिया, एक बोर्ड बना दिया। उसमें गुलाम साहब, हेदीम काजी और आगा शाही साहब थे। ठीक। और इस तरह कहोटे की बुनियाद डाली गई। एक तरफ सेंट्रीफ्यूजेस पे साइंसदानों ने काम शुरू किया तो दूसरी तरफ एक सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क बनाया गया। दुनिया भर से एटम बम के कंपोनेंट्स खरीदने का नेटवर्क, जिसमें फ्रंट मैन, शेल कंपनीज, डिप्लोमेट्स, ताजिर सभी शामिल थे। मगर मकसद सिर्फ एक था, एटम बम के कंपोनेंट्स ऐसे खरीदना कि बेचने वाले को भी पता ना चले कि खरीदार कौन है और क्या चाहता है ना मजे की बात। अब ये कहानी सुनोगे तो मजा दोबाला हो जाएगा। पाकिस्तान को एटम बम बनाने के लिए खास टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जो फिलिप्स कंपनी के पास थी। फिलिप्स से ओपाक नामी एक स्विस कंपनी ने राब्ता किया, एक बड़ा ऑर्डर प्लेस किया। फिर ओपाक ने फिलिप्स से खरीदे कंपोनेंट्स इस्लामाबाद की पाक केमिकल को बेच डाले। ऑन पेपर यह ट्रांजैक्शन 3 ऐसी कंपनीज के दरमियान हुई जिनका पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन हकीकत में जोइस कंपनी और पाक केमिकल दोनों कहोटा लैब की फ्रंट कंपनीज थी। है ना राज की बात। ये काम इतनी सफाई से किया जाता था कि फिलिप्स को कभी शक भी नहीं हुआ कि उसके कंपोनेंट्स कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। दोस्तों, ये एटम बम था, कोई खेल नहीं था। चलो एक और बात बताता हूँ। कहोटा लैब में इलेक्ट्रिकल इन्वर्टर्स की जरूरत थी। चैलेंज वही था कि खरीदार का पता न चले। इस बार बरतानवी कंपनी वेयरगेट ने तकरीबन 12 लाख पाउंड्स के इन्वर्टर्स खरीदे। खरीदने वाली कंपनी भी अलग थी और लोकेशन भी। वेयरगेट ने इस बार जिस पाकिस्तानी कंपनी को इन्वर्टर्स फरोख्त किए वो पाक केमिकल्स नहीं बल्कि स्पेशल वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन नामी इदारा था। सोर्स, खरीदार, बायर सब मुख्तलिफ, लेकिन कंपोनेंट्स की मंजिल एक थी, कहोटा लेबोरेटरी। फ्रंट कंपनीज का इस्तेमाल ही वाहिद मंसूबाबंदी नहीं थी। पाकिस्तानी एजेंट्स ने हसास ड्रेविंग मेटल्स खरीदे, लेकिन इनको कस्टम्स में स्टील पाइप्स डिक्लेयर किया गया ताकि किसी की नजर में ना आए। ऐसा भी होता था कि कुछ मवाद दुबई या सिंगापुर ट्रांसफर किया जाता, जहां सेंसिटिव कंपोनेंट्स को नॉर्मल अशिया के साथ मिक्स करके फ्री ट्रेड कवानीन का फायदा उठाकर पाकिस्तान मंगवा लिया जाता। इसके अलावा पाकिस्तानी एजेंट्स भी मुख्तलिफ मुल्कों में मुतहरिक थे। ऐसा ही एक एजेंट अरशद परवेज था। जुलाई 1987 में अमेरिका ने पाकिस्तानी अरशद परवेज को गिरफ्तार किया। इल्जाम था कि इसने कस्टम्स हुक्काम को रिश्वत देकर मैनेजिंग स्टील अमेरिका से एक्सपोर्ट करने की कोशिश की। अरशद गिरफ्तार हो गया, मगर इसका दूसरा साथी इनामुल हक
अमेरिकी अथॉरिटी से बच निकलने में कामयाब हो गया। ये केस लाइमलाइट में इसलिए भी आया कि इसके बाद अमेरिका में पाकिस्तान पर पाबंदियों का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। लेकिन अमेरिकी हुकूमत उस वक्त अफगान जिहाद में पाकिस्तान के साथ डर्टी वर्क में मसरूफ थी और पाकिस्तानी हुकूमत को नाराज नहीं करना चाहती थी। तो जनाब, प्रोजेक्ट 706 के लिए अलहदा नाम और कंपनीज के जरिए पाकिस्तान में वो तमाम कंपोनेंट्स इकट्ठे हो गए जो एटम बम बनाने के लिए ज़रूरी थे। बेचने वाले थे मगरबी ममालिक के लोग, वो खुद ही भेजते थे, खुद ही तरीक़ेकार बताते थे। वो कहते क्योंकि हुकूमत अब पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर रही है, तो आप ऐसा कीजिए कि वह दुबई मंगा लीजिए, या वह आप कतार मंगा लीजिए, या बहरीन मंगा लीजिए। तो इस तरीके से हम इधर उधर से मंगाते थे। बहुत सी चीज़ें जो इतनी अहम नहीं थी वो डायरेक्ट भी मंगाते थे। सबके लिए बाकायदा लेटर ऑफ क्रेडिट खोले जाते थे, तो उसी कोई बात नहीं की थी कि इसमें गल किया जाए क्या होता। जिस तरह एटम बम के सामान की खरीदारी इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से हो रही थी, उसी तरह कहोटा लैब में साइंसदान भी दिन रात एक किए हुए थे। पहले नेदरलैंड से आए डिजाइन से उन्होंने P1 सेंट्रीफ्यूज बनाया और कुछ ही अरसे में P2 सेंट्रीफ्यूज भी तैयार कर लिया। 80 की दिहाई में पाकिस्तान ने यूरेनियम को 90% से ज़्यादा इनरिच करने की सलाहियत हासिल कर ली। यूँ समझे कि सैकड़ों अनसंग हीरोज़ की बरसों की मेहनत रंग लाने को थी और पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बनने के करीब था। He used to leave in the morning early, come back late at night. So the children were very young, so they were very often in bed by the time he came home. So there was very little family life for him at that time, while basically he was a family man. He found that difficult to cope with. I found that very difficult to cope with. But he was very involved in his work, and he felt that it was very important, so it needed his full attention. That went on for a number of years. He kept telling me at what stage they were, and so I knew pretty much what was happening. But still, it was difficult all round. For the children, because they hardly saw their father. For him, because he missed out on his family life. And for me, because I knew nobody. I had no friends. I was not familiar with the culture, what you could do, what you couldn't do. There was nobody to tell me, because all my in-laws were in Karachi, not around here. So all round it was quite difficult. Then another factor which played a role for him particularly was that there were so many people working against the program. A lot of people say, oh, this is just a young man, what does he know, he can't do it, that sort of thing. And I remember very distinctly, every time I went abroad for holiday and took the children, there would appear something in the paper that, oh, his wife has left him behind, she's taken the children and gone. We used to laugh about it, but it did assert pressure on him. So it was not an easy time, those early years. 1984 में प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। अब्दुल कदीर खान ने अपने इत्मीनान के लिए गोल टेस्ट किए। तमाम तजुर्बे कामयाब हुए और फिर उन्होंने सदर जिया को खुशखबरी सुना दी। मिस्टर प्रेसिडेंट, वी आर रेडी टू कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट्स। '83 में हम इस काबिल थे कि असेंबल कर सकते थे। 84 में जब मैंने कई तजुर्बे करके कोल टेस्ट करके कंफर्म कर लिया कि ये अब हम कर सकते हैं, तो मैंने जनरल ज़िया को ख़त लिख दिया। वो ख़त रिकॉर्ड पर मौजूद है। 1984 में जी आपने हुकूमत को बता दिया कि हम न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं, हम बन चुके हैं और और इस वक्त चाहेंगे हम प्रेस कर दें। 84 के अंदर मैंने उनको लिख कर दिया कि अगर आप कहें तो 1 हफ्ते के नोटिस पर हम एटमी धमाका कर सकते हैं। ज़िया-उल हक को अपने साइंसदानों पर पूरा भरोसा था, मगर उन्हें अमेरिकी इमदाद बंद होने की फिक्र खाई जा रही थी। उन्होंने एटमी तजुर्बे को तो ना किए, मगर कुछ साल बाद 1987 में जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी, ज़िया-उल हक ने इंडियन वज़ीर आज़म
राजीव गांधी को वो धमकी दी जिसका जिक्र मैंने